फाइन। गुड आफ्टरनून बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें लिखें टॉपिक्स टू बी कवर्ड। किसी किसी बुक का ये 4th चैप्टर है, किसी बुक का 6th चैप्टर है, अपने अपनी बुक के हिसाब से चैप्टर है। अगर राधा मोहना की बात करें तो ये 4th चैप्टर है, अगर टी.आर. जैन की बात करें तो 6th चैप्टर है। ठीक है जी, इसीलिए घबराना नहीं, चैप्टर कोई भी रहे, कंसेप्ट पूरे क्लियर होने चाहिए। फाइन, आओ आगे बढ़ते हैं। और इसमें आगे बढ़ते पहले लिखें टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इसमें कौन कौन से, इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। ये थ्योरेटिकल चैप्टर कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है। इसमें से 4 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। पहले इसको निकालने के 3 मेथड होते थे, अब एक ही मेथड है, सिर्फ एक ही मेथड रह गया आप बच्चों के लिए। अब इसको करने के लिए ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। बेसिकली इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, हम हर बार ये पढ़ते आए, पिछले पूरे चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस के घटने से डिमांड बढ़ जाती है, और प्राइस के बढ़ने से डिमांड बढ़ती है। हमने बहुत बार पढ़ा, कम से कम 100 बार आपने बात कही होगी पूरे चैप्टर के अंदर। लास्ट चैप्टर में थ्योरी ऑफ डिमांड के चैप्टर में आपने कम से कम 100 बार ये बात यूज की होगी, प्राइस घटा डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ा डिमांड घटी। कितनी बार ये बात आपने यूज की, लेकिन कितनी घटी और कितनी बढ़ी, यानी कितने प्राइस के घटने से कितनी डिमांड बढ़ती है, कोई परसेंटेज मालूम है क्या? कि सिर्फ ऐसे ही बोल देना कि प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड बढ़ जाती है, द डिमांड इंक्रीज व्हेन द प्राइस डिक्रीज। जब हम ये बात कह देते हैं, जब हम ऐसी बात कह देते हैं, तो उस वक्त पे हमें ये नहीं मालूम होता कि हम बोल क्या रहे हैं। अरे भाई कितना, आपने कहा सर प्राइस के डिक्रीज होने से डिमांड बढ़ जाती है, तो कितनी नहीं मालूम। प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड घट जाती है, कितनी नहीं मालूम। तो जब हम ये मेजरमेंट करेंगे कि प्राइस के इंक्रीज होने से डिमांड कितनी घटती है, तो उसे बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस चैप्टर में हम मेजरमेंट करते हैं कि कितनी प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है, इस बात को मेजर करते हैं और उसी मेजरमेंट को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इतनी सी कहानी है इस चैप्टर की। और जिसका बेसिक आप देखो तो इस चैप्टर का बेसिक यही है, मतलब द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑन अ डिमांड, द इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑन अ डिमांड ऑफ अ कमोडिटी व्हेन वी कैलकुलेट द परसेंटेज और द मैग्नीट्यूड वी कॉल्ड इट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बस इतना सही है। थ्योरी ऑफ डिमांड का एक्सटेंशन है, जो आपने थ्योरी ऑफ डिमांड में पढ़ा उसका एक्सटेंशन है, नेक्स्ट पार्ट है उसका। ठीक है जी, हमने कहा लॉ ऑफ डिमांड ने क्या कहा, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन सेम द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज इज डिमांड डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। ये जो लाइन आपने लिखी थी ना, द कमोडिटी ऑफ अ प्राइस इंक्रीज इट्स डिमांड्स डिक्रीज, लिखी थी ना आपने लाइन, अब हम उसको मेजरमेंट करने वाले हैं। कितना बढ़ती है कितना घटती है उसको मेजर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है जी, तो सबसे पहले लिखो टॉपिक्स टू बी कवर्ड। आ जाओ फटाफट जल्दी से, हम इसके टॉपिक्स लिखें, इसमें कोई ज्यादा टॉपिक्स नहीं है। सबसे पहले तो इसका मीनिंग लिखेंगे हम। सबसे पहले लिखो आप इसकी इंट्रोडक्शन और फिर मीनिंग। सबसे पहले टॉपिक में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन लिखेंगे और फिर दूसरे में मीनिंग लिखेंगे। द मीनिंग ऑफ प्राइस, द मीनिंग ऑफ प्राइस ईडी, इसको ऐसे लिखते हैं, द मीनिंग ऑफ प्राइस ईडी, यानी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है जी, 3 तरह की होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 3 तरह की होती है, लेकिन हम एक ही पढ़ते हैं, सिलेबस में एक ही है, 2 नहीं पढ़ते। मैं बताऊंगा कितने तरह की है और हम क्यों नहीं पढ़ते और कौन सी पढ़ते, बस ये वाली पढ़ेंगे हम। ठीक है जी, ये सेकंड टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद मेथड्स बाद में करेंगे हम, इसको छोड़ देंगे मेथड्स को, मेथड हमारे पास एक ही है करने के लिए, इसको हम छोड़ेंगे। और फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, काइंड्स लिखो, काइंड्स ऑब्लिक डिग्रीज ऑफ ईडी। ठीक है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, इसको भी हम करने वाले हैं। फिर उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ईडी, ये भी हम पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग ईडी,
अब एक ही मेथड रह गया, लेकिन आपको मैं नाम बता दूंगा सभी मेथड्स के। उसके बाद जो है आप एक ही मेथड सीखोगे और बाकी दोनों मेथड को छोड़ दोगे। बस इतना सा ही है, इसमें छोटे छोटे यही टॉपिक है। हाँ, इसके साथ के कुछ 20, 25, 30 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, ताकि आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर में आए तो आप कहीं भी फंस ना जाओ। ठीक है, इसके साथ के मेथड्स जो है ये मैं आपको 25 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसमें आपकी बुक के सारे क्वेश्चंस आप खुद करोगे, मैं आपको बाहर से करवा दूंगा दूसरी बुक्स, जैसे संदीप गर्ग के, एस के अग्रवाल के और कुछ मेरे नोट्स के। ठीक है जी, जो आपके टीआर जैन के राधा बोलो के क्वेश्चंस होंगे वो आपको खुद सॉल्व करने हैं। सुनो मेरी बात, मैं आपको एक बात यहाँ बता दूं, जो भी बुक आपके पास है, जो भी बुक आपके पास, जिस भी बुक से आप इकोनॉमिक्स को पेपर को पढ़ते हो या इकोनॉमिक्स आपके पास है, वैसे तो किसी बुक को छेड़ने की जरूरत नहीं है। नोट्स अपने आप में बहुत सारी बुक्स को कवर कर रहे हैं। ठीक है जी, जो नोट्स से आप पढ़ रहे हो, जो नोट्स मैं आपको बनवा रहा हूँ, उसके अंदर राधा मोगना, टीआर जैन, एनसीईआरटी, संदीप गर्ग 4 बुक्स कवर्ड है। ये बुक्स के सारे ऑलमोस्ट टॉपिक कवर्ड है। लेकिन फिर भी मैं आपको आज एक बात बोल देता हूँ, जो भी बच्चे इसको सुन रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं, एक बात दिमाग में डाल लेना, अपनी बुक के पीछे की सारी एक्सरसाइज आपको खुद करनी है। चाहे वो अकाउंट्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो बीएसटी हो। आप मेरे पास बीएसटी नहीं पढ़ रहे, लेकिन फिर भी आपको समझा रहा हूँ, अपनी बुक के पीछे की एक्सरसाइज आपको हर हालत में करनी है। अंदर के नोट्स बेशक मत पढ़ो, लेकिन बुक के पीछे की एक्सरसाइज मत छोड़ो। कोई भी किसी भी चैप्टर की, यानी वो 1 मार्क्स क्वेश्चन जो आपकी बुक के पीछे दिए होते हैं, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन बुक के पीछे, और मेरे पास डाउट्स आने चाहिए। जब आप लोग पढ़ोगे 100% डाउट्स आने चाहिए। इकोनॉमिक्स के भी डाउट्स आएंगे, जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी को छोड़ के जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो, टीआर जैन आपके पास है या राधा बोगन आपके पास है, संदीप गर्ग आपके पास, जो भी बुक आपके पास है, जो भी किताब आपकी मैडम ने लगवाई है, सब किताबें एक जैसी हैं। बस किताब के अंदर के बेशक आप नोट्स मत पढ़ना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि मैंने जो आपको लिखवाया वो इजिएस्ट लैंग्वेज एंड एवरीथिंग कवर्ड है, कुछ छूटा नहीं है। लेकिन फिर भी जब आप एक एक नंबर के क्वेश्चंस करोगे तो आपको कुछ डाउट्स आएंगे, और वो डाउट्स मेरे तक पहुंचने चाहिए। जैसे डिमांड के चैप्टर को करते हुए कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको लगेगा कि आपने शायद नहीं किए, लेकिन थोड़ा और ख्याल से देखोगे तो निकल आएंगे, लेकिन फिर भी डाउट्स मेरे पास आने चाहिए। ठीक है जी, ऐसे ही ये वाले क्वेश्चन जब हम करेंगे, ये तो प्रैक्टिकल चैप्टर है 4 नंबर का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इन दोनों में से क्वेश्चन पक्का आता है 4 मार्क्स का फाइनल चैप्टर में, फाइनल पेपर के अंदर 100% आता है, 100%। ठीक है जी, ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, इसको प्रैक्टिकल चैप्टर बोलते हैं इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें से थ्योरी के आने के चांस सिर्फ एक ही टॉपिक के अंदर है, वो ये, अगर कहीं थ्योरी आई तो यहां से आएगी, अदरवाइज प्रैक्टिकल आएगा, बाकी कुछ नहीं। बस ये 2 ही चीजें हैं, या तो यहाँ से प्रैक्टिकल आ जाएगा, यहाँ से थ्योरी आ जाएगी, और कुछ नहीं आता। लेकिन आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप अपनी किताब के पीछे के सारे क्वेश्चंस को करो, A to Z, अपनी बुक के हर एक चैप्टर के। हम आज 5 चैप्टर कर चुके, टीआर जैन के हिसाब से हम 6 चैप्टर पे हैं, राधा बोगना के हिसाब से हम 4th चैप्टर पे हैं। हम इसके ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म करने के बाद पूरा एक टॉपिक खत्म कर देंगे, जिसका नाम था कंज्यूमर। मैंने आपसे कहा था माइक्रो इकोनॉमिक्स 3 चीजों में बटी है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और मार्केट, जहां ये दोनों मिलते हैं। यही कहा था ना मैंने आपको। हम पहला वाला पार्ट खत्म करने वाले हैं, कंज्यूमर। हमने पढ़ा कंज्यूमर कौन था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा, सिंगल कमोडिटी केस, डबल कमोडिटी केस, इंडिफरेंस कर्व एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बजट लाइन, बजट सेट, सब पढ़ते हुए आए हम। और उसके बाद डिमांड किसने की, कंज्यूमर ने की, कैसे की हमने वो भी पढ़ा। उसके बारे में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, फिर हमने चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड पढ़ा। मेन टॉपिक बता रहा हूँ, वो सारी बातें किससे रिलेटेड थी मालूम है, कंज्यूमर। और आज भी जो हम पढ़ रहे हैं वो भी कंज्यूमर का ही एक पार्ट है, ये भी कंज्यूमर का ही एक पार्ट है। इसके बाद कंज्यूमर आप दोबारा नहीं पढ़ोगे। आप पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर से रिलेटेड कुछ भी आप नहीं पढ़ोगे। इसके बाद सीधा कब पढ़ोगे, जहां ये दोनों मिलेंगे, और वो कहां मिलेंगे, मार्केट में। कंज्यूमर और प्रोड्यूसर कहां मिलते हैं, मार्केट के अंदर। सर मार्केट क्या होती है, अरे मैं लिखवा चुका हूं आपको। मार्केट वो नहीं होती जो हम यहाँ देखते हैं सब्जी मंडी वाली मार्केट। मार्केट का मतलब बहुत बड़ा है इकोनॉमिक्स के अंदर, आप लिख चुके हैं इस बार। ठीक है जी, आई बात समझ। तो हम अब इसके बाद जो पढ़ेंगे वो प्रोड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे।
प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे, सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोड्यूसर खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को मैं एक बात बोलता हूं, हम बहुत बड़ा पार्ट खत्म कर चुके हैं, आपको मालूम नहीं चला, हम ऑलमोस्ट 6 चैप्टर खत्म कर चुके हैं 13 में से। आधा सिलेबस खत्म होने वाला है, हाफ ऑफ द सिलेबस वी आर फिनिशिंग नाउ, हाफ सिलेबस यहाँ पे और हाफ सिलेबस वहां पे स्टैट के बुक में, वहां पे हम आधा सिलेबस कर चुके हैं। इसीलिए प्लीज अलर्ट हो जाओ, जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ना शुरू नहीं किया, आई रिक्वेस्ट कि आप पढ़ना शुरू कर दो, नहीं तो हाथ से गाड़ी निकल जाएगी। अगर अभी भी नहीं पढ़े तो हाथ से निकल जाए। और मेरे पास डाउट्स लाओ, मैं डाउट्स क्लियर करूंगा, इको के डाउट्स भी लेके आया करो, ठीक है जी। चलो, तो ये टॉपिक्स है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें। आओ लिखे फटाफट जल्दी से इंट्रोडक्शन के अंदर, जल्दी से देखो आप। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट और जो मैं लिखवाऊंगा वो आपको समझ ना आए तो मुझे रोक देना, सर ये समझ नहीं आया, वहीं रोक देना। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट there is an inverse relation between demand and price. There is an inverse relation between the demand and price. Inverse माने नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव ही है ना, नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड और प्राइस के घटने से डिमांड नेगेटिव रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रिलेशन। एक के बढ़ने से दूसरी घट जाए और एक के घटने से दूसरा बढ़ जाए, उसे बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन, कुछ भी कह सकते हैं आप, वर्डिंग आप भी यूज कर सकते हो, ठीक है जी। तो यही बोलता है लॉ ऑफ डिमांड। अब आगे क्या बोलता है, लिखो। इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ चेंज, it gives us the direction of change in quantity demanded on a result of change in price. Change in price. But it does not specify the degree of response or magnitude or the extent by which the quantity demanded changes with a change in price. Quantity demanded changes with the change in price. आगे समझ में वो आगे एकदम बस बोले आए, आजकल की नस्ल है ये। हाँ, समझ में आ गई बात। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये बताता है कि डिमांड किस डायरेक्शन में चेंज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है या डिमांड घट रही है, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है या डिमांड एक्सपेंड, ये भी बताता है। लेकिन ये नहीं बताता कितनी डिग्री में, ये नहीं बताता उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये नहीं बताता किस एक्सटेंट तक। लॉ ऑफ डिमांड ने कभी ये नहीं कहा इफ द प्राइस विल इंक्रीज बाय दिस मच परसेंट द डिमांड विल डिक्रीज बाय दिस मच परसेंट, कभी कहा ऐसा नहीं कहा। अब यहां ढूंढेंगे हम और उसी मेथड से ढूंढेंगे और उसका नाम भी यही होगा, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग ईडी के अंदर हम पढ़ेंगे परसेंटेज मेथड। एक ही मेथड रह गया, पहले 3 थे, एक ज्योमेट्री मेथड था, एक परसेंटेज मेथड था, 3 मेथड होते थे। अब हम एक ही पढ़ेंगे परसेंटेज मेथड, यानी कितने परसेंट डिमांड जो है प्राइस के इंक्रीज होने से कितने परसेंट डिमांड डिक्रीज होगी, यही पढ़ने वाले हैं। इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड, इसी को बोलते हैं एक्सटेंट, इसी को बोलते हैं वो जो अपने सारा लिखा
ठीक है, इसी चीज को हम निकालने की कोशिश करेंगे और इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी प्राइस के इतने परसेंट बढ़ने से इतने परसेंट डिमांड कम हो जाएगी। इस चीज को जब हम कैलकुलेशन के थ्रू निकालेंगे तो हम इसे बोलेंगे मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और उस मेथड का नाम भी यही होगा, परसेंटेज मेथड। आई मेरी बात समझ में आप? और यही बात आपने वहां लिखी है कि लॉ ऑफ डिमांड ये तो कहता है कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है, ये बात तो बोलता है, और किस डायरेक्शन में घटती है ये भी बताता है, लेकिन ये नहीं बताता कि किस एक्सटेंट तक या किस मैग्नीट्यूड यानी किस परसेंटेज तक उसमें चेंज आता है। यही भी लिख सकते हैं, परसेंटेज चेंज। और यही हम पढ़ने वाले हैं किसमें, इस चैप्टर के अंदर। ठीक है जी, आ जाओ आगे लिखो फटाफट, नेक्स्ट पैरा में चले जाओ। नेक्स्ट पैरा में देयरफॉर the concept of elasticity of demand, therefore the concept of elasticity of demand was developed, elasticity इलास्टिक से बना है, बिल्कुल इलास्टिक की स्पेलिंग और आगे ITY, इलास्टिक ITY, इलास्टिसिटी है ना। Therefore the concept of elasticity of demand was developed to measure the magnitude of change, in the quantity demanded. मैग्नीट्यूड का मतलब पता है क्या बोलते हैं उसे? गहराई, डेप्थ, हाँ है, कोई भी नंबर, न्यूमेरिकली चेंज, न्यूमेरिकल चेंज कह सकते हो आप। ठीक है, तो आगे लिखो, इट वॉज डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल। ये किसने डेवलप किया था? प्रोफेसर मार्शल, इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इट डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल इन हिज बुक्स प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इन हिज बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। उस बुक के अंदर इसने इसको डिफाइन किया था। ईडी जो है उसने डेवलप किया था कैसे नापा जाए। ठीक है, एक छोटा सा फॉर्मूला, ज्यादा बड़ी बात नहीं थी। चलो आगे लिखो, नेक्स्ट पैरा में चले जाओ, अगले पैराग्राफ में आ जाओ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मीन्स डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स, of demand, आगे लिखो, डिमांड रिस्पॉन्स टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसको अंडरलाइन करना, सारी लाइन को, जहां से शुरू किया आपने, डिमांड रिस्पॉन्स, वहां से अंडरलाइन करना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डिमांड रिस्पॉन्स टू प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कॉमा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड, जो आज तीसरा बता देगा ना उसको मैं चॉकलेट दूंगा। एक और पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट बता देगा उसको मैं एक चॉकलेट दूंगा, लेकिन हाथ खड़ा करना जिसे समझ में आ जाए। मैंने लिखा, ना आराम से सोचो, शांति से बैठ के सोचो। मैंने कहा डिमांड रिस्पॉन्स टू, एक मिनट आराम से, अभी आप वहां नहीं पहुंच रहे हो। डिमांड रिस्पॉन्ड टू, नंबर 1 प्राइस ऑफ द कमोडिटी, नंबर 2 इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एंड नंबर 3 डैश 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 है। हाँ जी, जो तीसरा बताएगा उसको चॉकलेट दी जाएगी। और हलवाई कभी अपनी मिठाई नहीं खाता, तो जो अगर आप बता भी तो आपको नहीं मिलेगी। और हाँ जी, है कोई तीसरा नाम बता सकता है कोई? हमने कहा, सुनो मेरी बात, मैं फिर एक्सप्लेन करता हूं।
बोलता है डिमांड जो है रिस्पॉन्ड करती है, डिमांड में चेंजेस आते हैं बिकॉज ऑफ नंबर 1 प्राइस ऑफ द गुड, खुद उस चीज का प्राइस। नंबर 2 इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मालूम है इनकम बढ़ती है तो गिवन गुड्स और नॉर्मल गुड्स की बात हमने पढ़ी थी ना वो। और तीसरा एक चीज और, यार थोड़ा दिमाग में वजन डालो यार, वजन डालो दिमाग में। हाँ हाँ जी तृप्ता जी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, देखो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, पता है कौन से होते हैं वो, कौन से होते हैं रिलेटेड गुड्स, जल्दी बताओ। रिलेटेड गुड्स आर 2 टाइप्स, कौन कौन से होते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स। आपने सही कहा, आपने ऑलमोस्ट ऐसा यही कहा, अदर गुड्स, ठीक है। तो चॉकलेट किस तरफ जाएगी? हाफ चॉकलेट दोनों तरफ, ठीक है। लिख ले, एक चॉकलेट पहले भी ड्यू पड़ी है ना किसी की, इसकी पड़ी है, कुलिंदर की एक चॉकलेट ड्यू है, बड़ा सा आंसर दिया था उसने। लिख रही है ना कि तू इधर अकाउंट बनाया हुआ है, लिख ले पीछे, भूल जाएगी तू। एक चॉकलेट कुलिंदर की ड्यू है और आधी तुम्हारी, 2 ले आइयो कल, पैसे हमारे बिल्कुल नक्की रखते हैं, हमारा कोई हिसाब नहीं है ना। दीदी बोले सारे एक तेरी पहले भी है और 3 हो गई, और किसके भाई? ना ना सारे मत बोलो यार, ऐसे गरीब आदमी को मारा नहीं, आप अपने गरीब सर को ऐसे मत लूटो यार। 3 चॉकलेट हो गई, ठीक है। चलो अब सुनो मेरी बात, इधर सुनो। डिमांड रिस्पॉन्ड्स टू नंबर 1 प्राइस ऑफ द कमोडिटी, नंबर 2 इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड नंबर 3 प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। और पता 2 तरह के होते हैं, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। लिख लो आप ब्रैकेट में, सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। चलो आगे, आगे लिखो। देयर आर अदर मोर फैक्टर्स, देयर आर अदर फैक्टर्स आल्सो which can affect the demand, but we cannot express them in numerical terms. But we cannot express them in numerical terms, क्योंकि आपने सही कहा, टेस्ट, प्रेफरेंस, वेदर, गवर्नमेंट, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उनको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं बता सकते, इसलिए 3 ही बातें पढ़ रहे हैं। कौन सी 3? प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, बस ये 3 बातें, ठीक है जी। आगे लिखो, आगे लिखो। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ, so we have 3 types of elasticity of demand. Number 1, price elasticity of demand. Number 2, income elasticity of demand, and number 3, cross अब ये क्रॉस डिमांड मत पूछना मुझसे क्या होती है, मैंने कल ही लिखवाया था ना, मुझे बोलते हैं प्राइस ऑफ अदर गुड्स, रिलेटेड गुड्स। सो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ED. Number 1 price ED, number 2 income ED, number 3 cross ED. 3 types of ED. लेकिन these 2 EDs are not in syllabus. ये दोनों सिलेबस में नहीं है। हम सिर्फ इसके बारे में पढ़ेंगे। We are going to study about this only. Price elasticity of demand. इसे ईपी भी लिखते हैं कुछ बच्चे, कुछ किताबें इसे ऐसे भी लिखती हैं ईपी,
और कुछ इसे ऐसे भी लिखते हैं ईडी। अगर ये लिखा है तो सेम चीज है, लिखा तो सेम चीज है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे, एक ही बात है, ठीक है जी। दिस इज ई स्टैंड फॉर इलास्टिसिटी, पी स्टैंड फॉर प्राइस, ई स्टैंड फॉर इलास्टिसिटी एंड डी स्टैंड फॉर डिमांड, ठीक है जी। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है जी, जैसे ये लिखा हुआ है, या बोल सकते हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दोनों का एक ही मतलब है भाई। हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, उन दो के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, इन दो के बारे में हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि 3 तरह की होती है ईडी, ठीक है जी। एक इनकम ईडी, एक क्रॉस ईडी। क्रॉस मैंने वो रिलेटेड गुड्स, उसी को बोलते हैं क्रॉस डिमांड, मैंने आपको उस दिन लिखवाया था लास्ट चैप्टर के अंदर। और तीसरा प्राइस, इसके बारे में पढ़ेंगे, दो के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, सिलेबस में नहीं है, ठीक है। आ जाओ आगे, फटाफट आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। मीनिंग ऑफ प्राइस ईडी। अब इसे लिखने का स्टाइल आप लिख लो, कुछ इसे ऐसे लिख रहे हैं, कुछ इसे ऐसे लिख रहे हैं, हाँ ईडी, और कुछ इसे ऐसे लिख रहे हैं। पी भी बड़ा, ई छोटा और डी बड़ा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। मैं अक्सर इसे ऐसे लिखता हूं, या कभी कभी ऐसे लिख सकते हो, इसको तो मैं यूज नहीं करता। 3 तरह से इसको लोग लिख रहे हैं, किताबों में इसको 3 तरह से लिखा गया है। पढ़ने का सिर्फ नजरिया है, आप कैसे इसको पढ़ते हो, लेकिन इसे पूरा बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब वो ईडी में लिखा है, ईपी में लिखा है, ऐसे लिखा है, आपने पूरा बोलना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी हम प्राइस का इफेक्ट पढ़ेंगे, प्राइस के बढ़ने से कितनी डिमांड, कितने % प्राइस के बढ़ने से कितनी % डिमांड घटेगी, या कितने % प्राइस के घटने से कितनी % डिमांड बढ़ेगी। हम प्राइस और डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। हम इलास्टिसिटी नहीं नापेंगे, किसके लिए नहीं नापेंगे, किसके लिए, रिलेटेड गुड्स के लिए, ये नहीं नापेंगे, हम यही नापेंगे, बस सिर्फ इसी को नापने वाले, ठीक है जी। आ जाओ फटाफट लिखो, मीनिंग ऑफ प्राइस ईडी लिखो। ईपी measures degree of response of demand EP measures degree of response of demand for a good to change in its price. नीचे लिखो इसके, बाय डिग्री वी मीन्स, जो बार बार हम वर्ड यूज कर रहे हैं डिग्री डिग्री, लिखो बाय डिग्री वी मीन द रेट ऑफ चेंज। ठीक है जी, बस इसको यही छोड़ेंगे, ज्यादा नहीं। और तीसरे टॉपिक पे चलें आगे, नेक्स्ट चलते हैं, काइंड्स ऑफ कह लो या डिग्रीज ऑफ ईडी। उस टॉपिक पे आ जाओ, उस पर चलेंगे फटाफट जल्दी से। या तीसरे पे आ जाओ, एक्सप्लेन द डिग्रीज ऑफ ईडी या काइंड्स ऑफ ईडी। तीसरे टॉपिक पे आ जाते हैं जो हम कर रहे थे। लिखो इसमें इंट्रोडक्शन, पहले क्वेश्चन लिख लो, एक्सप्लेन द डिग्रीज ऑफ ईडी ऑब्लिक काइंड्स ऑफ ईडी ऑब्लिक टाइप्स ऑफ ईडी, कुछ भी पूछ सकती है मैडम, शी कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है जी। तो लिखो सबसे पहले, व्हेन द प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स चेंज, व्हेन द प्राइस ऑफ डिफरेंट गुड्स चेंज, comma, the quantity demanded of each goods the quantity demanded of each good react in a different manner. देखो एक बात मैं समझाता हूं, ये लाइन का मतलब क्या है। प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है, सच है, और प्राइस की घटने से डिमांड बढ़ती है, ये भी सच है। ये हमने पढ़ लिया, बहुत बार पढ़ लिया।
लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर प्राइस के बढ़ने और घटने का कोई फर्क नहीं पड़ता, पता ना। जैसे मेडिसिन, जैसे नेसेसिटीज, आटा दाल चीनी चावल, खाना तो खाना है भाई, कुछ भी प्राइस हो जाए, भूखे तो सो नहीं सकते रात में। अभी प्याज अभी 40-50 रुपए किलो रखा है और टमाटर 80 रुपए किलो रखा है। मालूम है मार्केट में टमाटर का रेट क्या है? लेकिन कभी मना कर दिया हमारे घर में सैलेड नहीं करता, गरीब आदमी वैसे सैलेड नहीं खाते हैं, तो ऑलरेडी 80 रुपए किलो है। तो मम्मी बोलती है प्लेट पर सैलेड काट उठा के रख लेती है, मतलब सैलेड डाल देगी चार उसमें। पहले 4 प्याज 4 वो डालती, टमाटर डालती सब्जी में, 1 डालती बस। सब्जी का टेस्ट भी नहीं आ रहा है, राजमा बनाया ऐसा लग रहा है राजमा की जगह दाल बनाई हो। क्यों? बोले टमाटर नहीं डाल रहे। क्यों? 80 रुपीज किलो हो गए। तो टमाटर को सिर्फ फ्रिज के ऊपर रखा हुआ है, देखने के लिए टमाटर है, बस उसके सब्जी उसे घुमा देते हैं और वापस रख देते हैं, डालते नहीं है उसको। अगर सब्जी में डाल देंगे तो खर्च हो जाएगा, तो सब्जी के ऊपर से घुमा देते हैं टमाटर को और वापस फ्रिज में लगा देते हैं। वो एक ही टमाटर पिछले 1 महीने से चल रहा है, गरीब आदमी नहीं डाल सकते हैं। KFC चले जाएगा। अरे अब वो बातें अलग है, कहानी अलग है, मैं घर की कहानी समझा रहा हूँ, है ना। ऐसा चल रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत बड़ा हो। 80 रुपए किलो टमाटर चल रहा है इस टाइम, क्योंकि सारा टमाटर खराब हो गया बिकॉज ऑफ रेनी सीजन, है ना, बारिश की वजह से टमाटर आया नहीं, और प्याज भी सारा खराब हो गया। प्याज के रेट भी जो है 120। आज ही गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि कोई भी एक्सपोर्ट नहीं होगा ओनियन, जो भी ओनियन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ यही रहेगा देश में, एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और लास्ट ईयर तो कितना ओनियन हमने इम्पोर्ट किया था मालूम है आपको? अगर आपने खबरें सुनी हो तो कितने मैट्रिक टन हमने इम्पोर्ट किया था। हमें ओनियन मंगवाना पड़ा था, नहीं तो देश के अंदर ओनियन जो है 200 रुपए किलो हो जाता, और 100 रुपए किलो तक तो हो भी गया था। फिर धीरे धीरे प्राइस कम आने स्टार्ट हो गए। ओनियन पे हमारे यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है। हमारे यहाँ पे प्याज और टमाटर जो है वो सरकार तय कर देते हैं कि सरकार किसकी बनेगी, ये हालत है हमारी। हम लोग अभी भी प्याज टमाटर में फंसे रहते हैं, है ना, ऐसा है। तो चलो आ जाए आगे। तो जो हर चीज की जो डिमांड है ना, वो प्राइस के अकॉर्डिंगली एक जैसा नहीं बदलती, अलग अलग बदलती है। कुछ मेडिसिन है, कुछ एसेंशियल गुड्स हैं, कुछ लग्जरी गुड्स हैं, तो अलग अलग तरह से डिमांड बदलती है प्राइस के चेंज होने से। ठीक है, तो लिखो आगे जल्दी। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर मेडिसिन और एसेंशियल्स responds very less to change in price. As compared to the demand of car. ठीक है जी। अभी कार की डिमांड में क्या चेंजेस आएंगे प्राइस के बढ़ने से, वो सेम चेंजेस मेडिसिन में नहीं आएगा। मान लो कार का प्राइस बढ़ा तो आप क्या करोगे, 2 महीने 6 महीने रुक के कार ले लोगे। लेकिन अगर दवाई का प्राइस बढ़ गया और आप बीमार हो तो क्या आप 2-3 महीने रुक सकते हो? नहीं रुक सकते। क्यों? वो नेसेसिटी है भाई। अगर दवाई नहीं खाई और डॉक्टर ने कहा कि आज दवाई खानी जरूरी है, प्राइस बढ़ गया, आपने दवाई खानी छोड़ दी तो क्या होगा? मर जाओगे। लेकिन कार जो है अगर उसका प्राइस बढ़ गया तो आप 3 महीने रुक के भी कार ले सकते हो। इसीलिए प्राइस के बढ़ने से डिमांड में चेंजेस आएंगे, ये बात सच है, लेकिन अलग अलग स्टाइल से चेंजेस आते हैं, सबका रिस्पॉन्स एक जैसा नहीं होता। यही हम पढ़ने वाले हैं। कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो नेसेसरी हैं और कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो नेसेसरी नहीं होते। यानी अगर आज आपको कार लेनी है और पता लगा कार का प्राइस 50,000 बढ़ गया और ये भी मालूम है कि आने वाले टाइम में घटने वाला है, ये भी मालूम है कि आने वाले टाइम में प्राइस कम होने के, या मान लो गोल्ड, अगर आज घर में कोई फंक्शन नहीं है या मैरिज नहीं है और गोल्ड की सख्त जरूरत नहीं है, बस आपके दिल में आ गया कि गोल्ड का कड़ा लेना है, बिना बात के माइंड में आ गया ना, लेकिन बाजार में गए तो पता लगा गोल्ड तो 70,000 पर तोला है, लेकिन दुकानदार ने कहा कुछ टाइम रुक जाओ, 2 महीने, ये घट के 45-50 में आ जाएगा, तो क्या करोगे आप? आपका दिमाग क्या बोलेगा? ले लेना चाहिए कि रुकना चाहिए? रुकना चाहिए। और यही काम अगर आप केमिस्ट की शॉप पे खड़े हो और आपको केमिस्ट कहे भाई आज इस दवाई का रेट जो है ना वो 1,000 है, लेकिन आप एक काम करो 3 महीने रुक जाओ, ये 800 रुपये हो जाएगी, तो क्या कहेगा आपका दिमाग? लेनी चाहिए कि रुकना चाहिए? क्यों?
वो नेसेसिटी है और वो लग्जरी है। 3 महीने तक जीना भी है। हाँ, समझे आप? तो भैया सुनो ना, प्राइस के बढ़ने का अलग अलग चेंज आया कि नहीं आया? वो नेसेसिटी थी, वहां बहुत कम है। आप क्या कहोगे? अच्छा एक काम करो, ये 1000 रुपए में 3 महीने की दवाई आती है, आप मुझे 2 महीने की दे दो, लेकिन लोगे जरूर। आप मेडिसिन कम कर दोगे पर लोगे जरूर। चेंज तो आया, बहुत कम चेंज, लेकिन गोल्ड आपको भी रहने दे यार, बाद में लेने की जब प्राइस ठीक हो जाएगा। देखा आपने? तो अलग अलग चेंज आ रहा है ना, वही चेंज हम अलग अलग पढ़ने वाले हैं। तो आगे लिखो जल्दी से आप। फिर वो नेसेसिटी बन जाएगी, फिर वो लग्जरी नहीं रहेगी, इट विल बिकम नेसेसिटी देन। अगर फंक्शन है तो फिर तो गोल्ड की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अभी हमारे इंडिया में शादियां होंगी तो गोल्ड डालना भी पड़ेगा, डलवाना भी पड़ेगा, सब कुछ होगा, तो फिर तो नेसेसिटी बन जाएगी, है ना? नेसेसिटी बन जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं कि गोल्ड नेसेसिटी है। देखो गरीब आदमी कहाँ है गोल्ड? बोलो आप, वेयर इज द गोल्ड? ना कोई तिजोरी नहीं, आपको यही गलतफहमी है, सर के पास कोई तिजोरी। अरे सर के पास कोई तिजोरी है ही नहीं, मेरी कोई तिजोरी, बैंक अकाउंट नहीं मेरे पास। सोचो आप, कैन यू बिलीव? मेरे पास बैंक अकाउंट नहीं है, अपना खुद का चेकबुक नहीं है। अगर मुझे पैसे चाहिए तो आई हैव टू गो टू मैडम एंड से मैडम कुछ पैसे दो मुझे खर्च करने। मेरा अपना डेबिट कार्ड नहीं है, क्रेडिट कार्ड नहीं है, कोई एटीएम कार्ड नहीं है, कोई चेकबुक नहीं है, कोई बैंक अकाउंट, कुछ भी नहीं है। आप सोचो कहाँ तिजोरी है मेरी? कोई तिजोरी नहीं मेरे पास। एनआरआई अकाउंट होता है, एनआरआई अकाउंट होता है। हाँ वो है छोटा सा, लेकिन उसमें पैसे नहीं है। आ जाओ आगे लिखो, इसके आगे लिखो, सो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, इसी के आगे यार, सो डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू चेंज इन प्राइस, may differ and hence elasticity of demand could also differ. Could also differ. ठीक है जी? There are various degrees of elasticity of demand. There are various degrees of elasticity of demand या elasticity of price, कुछ भी कह सकते हैं आप। Number 1, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। सबसे पहला नंबर 1, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब ये कौन सी होती है जी? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ये पहली है। तो लिखो ये क्या होती है? व्हेन, बहुत आसान है, अभी इनमें कुछ नहीं है। When due to slightest change या slight change या small change, when due to slightest change in the price क्या लिखा ना? slightest change, वहां चेंज को काटो, लिखो राइज, राइस मैंने बढ़ना। When due to slightest rise in the price, the demand for a good becomes zero. And due to slightest fall in the price, it rises to infinite. Infinite समझते हो? साइन, infinite का साइन है ना? Yes, unlimited. It rises to infinite
That kind of demand is said perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand. In this case, the demand curve will be like this. या लिखो प्राइस या लिखो क्वांटिटी डिमांडेड और ऐसा बनेगा डिमांड कर्व. इसको दे दो डी. ये प्राइस इन रुपीस, मतलब अगर प्राइस में थोड़ा सा भी चेंज आया तो डिमांड जीरो हो जाएगी, और प्राइस में मतलब प्राइस थोड़ा सा भी बढ़ा डिमांड विल बिकम जीरो, और प्राइस थोड़ा सा भी घटा तो डिमांड विल राइज इनफिनाइट, बढ़ती चली जाएगी. उसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. इलास्टिक माने फ्लेक्सिबिलिटी, जिसमें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है. परफेक्टली इलास्टिक. एक होगी इलास्टिक, एक होती है परफेक्टली इलास्टिक. मतलब अगर थोड़ा सा भी प्राइस बढ़ा डिमांड जीरो, और थोड़ा सा भी प्राइस घटा तो डिमांड इनफिनाइट. उसे क्या बोलते हैं? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड. ये क्या याद आप? और इसको क्या बोलते हैं? डिमांड कर्व कैसा बनेगा? लिख लो, आप लिखो इसको. द डिमांड कर्व इन दिस केस इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. The demand curve in this case is horizontal parallel line parallel to x axis. ये parallel to x axis है जी. Parallel to x axis. देखता हूँ कि किताब में इसने कोई चीज पर हो दिया है. सर आप तो फेमस हो रखे इंस्टाग्राम पे. कैसे? स्टूडेंट का रखा अकाउंट्स. ओके. ओके ठीक है जी. अगली लिखो, नेक्स्ट लिखो. ठीक है, नेक्स्ट लिखो. इसमें कोई एग्जांपल नहीं दिया इसमें. नेक्स्ट लिखो आप. ठीक है, ऐसे आगे लिखो. परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. ये परफेक्टली इलास्टिक थी, अब दूसरी है परफेक्टली इन इलास्टिक. समझना मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो इधर. परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है प्राइस में हल्का सा भी चेंज आया, मतलब बढ़ा तो डिमांड जीरो, प्राइस हल्का सा भी घटा तो डिमांड इनफिनाइट. उसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक. इलास्टिक माने फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर, प्राइस के साथ फ्लेक्सिबिलिटी है. ये क्या है? परफेक्टली इन इलास्टिक. मतलब चाहे प्राइस बढ़ जाए चाहे प्राइस घट जाए, डिमांड पे कोई असर नहीं है. फिर इस केस में मेडिसिन या मेडिसिन एंड एसेंशियल्स, हमारे जो खुद के गुड्स है. ये कौन सी है? परफेक्टली. कल जो आपका टेस्ट है ना, उसमें एक क्वेश्चन पक्का होगा. 100% डिग्रीज ऑफ ये क्या बोलते हैं? ईडी. 100%, 100%. इसी चैप्टर का टेस्ट है, रिटर्न है. रिटन टेस्ट है. 100 होगा, 100% यही आएगा. देखना आप पहले दो में से ही आ जाएगा. वैसे 5 है लेकिन हम पहले दो में ही आ जाएगा. ठीक है, तो लिखो फटाफट जल्दी से. परफेक्टली इन इलास्टिक क्या होता है? व्हेन देयर इज नो चेंज इन द डिमांड, व्हेन देयर इज नो चेंज इन द डिमांड विद चेंज इन प्राइस.
when there is no change in the demand with change in price, this demand, the demand for such good is called perfectly inelastic demand. Perfectly inelastic demand. ठीक है जी। प्राइस बढ़े या प्राइस घटे, डिमांड पे कोई चेंज नहीं आता, उसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। और प्राइस थोड़ा सा भी बढ़े, स्लाइट इंक्रीज, अगर प्राइस के अंदर थोड़ा सा भी इंक्रीज हुआ, डिमांड तब से जीरो। स्लाइट इंक्रीज, थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया। अगर प्राइस में स्लाइट इंक्रीज हुआ तो डिमांड तब से जीरो हो गई, और अगर प्राइस के अंदर थोड़ा सा भी फॉल हुआ, छोटा सा भी, तो डिमांड एकदम से इन्फिनाइट बढ़ गई। इसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, इसे बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक। इस केस में हम लिखते हैं ईडी इज इक्वली, लोग नहीं लिखा तो ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। इसको हम लिखते हैं ईडी इज इक्वल टू, लिख लो पीछे, आप रह गया होगा पीछे इस फर्स्ट वाले में, ईडी इज इक्वल टू इन्फिनाइट। और यहां इस केस में प्राइस बढ़ जाए या प्राइस घट जाए, दोनों केस के अंदर डिमांड क्या रहेगी? यस सर, तो 8 डाल रहे हैं, कोई बात नहीं, फिर क्या घबरा गए, ऐसे कर, ये अल्फा हो गया जी सर, ऐसे बस ऐसे। ये तो मेरी, देखो मेरी बात सुनो, ये तो मैं आर्टिस्ट नहीं हूं ढंग का, लेकिन इससे अच्छा बना सकता हूँ मैं बना सकता हूँ इससे भी अच्छा। आपको बना के दिखाऊं? देखो मैं अपने आर्ट दिखाता हूँ आपको, देखो ये देखो, मैं बना के दिखाता हूँ आपको, देखो हाँ, मैं बॉय बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बनता है। है आप देख रहे हैं 2 साल नहीं, अभी मैं भूल गया, अभी मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं की। खोपड़ी बहुत बड़ी हो गई, छोड़ दो इसकी। अब हाँ, आज काम की बात पे आते हैं। ये था परफेक्टली इलास्टिक, ये था परफेक्टली इनइलास्टिक। भाई जब प्राइस के थोड़ा सा बढ़ने से डिमांड जीरो और प्राइस के थोड़ा सा घटने से डिमांड इनफिनाइट, उसे बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और ईडी को कैसे लिखते हैं? इनफिनाइट। ये जब प्राइस बढ़ जाए डिमांड सेम, प्राइस घट जाए यानी डिमांड की सेहत पे कोई असर ही नहीं है प्राइस का, उसे बोलते हैं परफेक्ट। ये पेपर में आती है ना, वहां कंफ्यूजन हो जाती है। इनइलास्टिक का मतलब है लचीलापन का ना होना, इलास्टिक का मतलब है प्रॉपरली लचीला होना। लचीलापन मैंने फ्लेक्सिबिलिटी होना। जब हम बात करेंगे प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी की, तो मतलब प्राइस और डिमांड में रिलेशन है। इनइलास्टिक मैंने देयर इज नो रिलेशन बिटवीन प्राइस और डिमांड, प्राइस बढ़े या घटे डिमांड। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ ईडी को लिखेंगे ईडी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम ईडी को लिखते हैं ईडी इज इक्वल टू 0। और यहाँ ईडी डिमांड को कैसा बनेगा? यहाँ डिमांड को कैसा बनेगा तो लिखो फटाफट जल्दी से, ऐसा। ये बनाओ डिमांड का, ये लिखो प्राइस, ये लिखो क्वांटिटी डिमांडेड, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऐसा। ये देखो ऐसा, यानी प्राइस यहां है तो डिमांड यहां है, प्राइस यहां है तब भी डिमांड यहां है, प्राइस यहां है तब भी डिमांड यहां है। यानी ये देखो, जब प्राइस, ये ऐसे कर लेते हैं 1 2 3, प्राइस 1 रुपए था तब भी डिमांड यही थी, प्राइस 2 हो गया तब भी डिमांड यही है, प्राइस 3 हो गया तब भी डिमांड यही है। आप ऐसे कह सकते हैं प्राइस के बढ़ने से डिमांड पे कोई असर नहीं हो रहा, इसीलिए ये कैसे बनेगा? ये ऐसा कर्व बनेगा। इसे क्या बोलेंगे? वो हॉरिजॉन्टल था एक्स एक्सिस को, इसे क्या बोलेंगे? वर्टिकल टू वाई एक्सिस। लिख लो, आप लिख लो। इन दिस केस द डिमांड कर्व विल बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। इन दिस केस द डिमांड कर्व विल बी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है जी, लो ये भी आप लिख लो। और यहीं पे छोड़ेंगे आज, इसी को खत्म करेंगे। बस इतना सा हमने पढ़ा आज। हमने कुछ ज्यादा इस चैप्टर में नहीं किया, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ी, 1 मिनट शांति शांति, इंट्रोडक्शन पढ़ी थोड़ी सी, और फिर उसके बाद हमने पढ़ी काइंड्स ऑफ ईडी,
फिर उसके बाद हम आ गए किस पे, डिग्रीज। इस डिग्रीज के टॉपिक पे आए और हमने सिर्फ 2 ही डिग्री पढ़ी, परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक। 3 और पढ़ेंगे कल और ये टॉपिक खत्म, ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म हो जाएगा, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है जी। चलो आगे कल पढ़ेंगे, कल मिलेंगे।